नमस्कार साथियों। आज की हमारी क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है और ये है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास। ये हमारे लेवल 2 का पेपर है जो 2022 में प्री रीट में हुआ था। तो आइए इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। इनकी जो पियाजे थे, इनके जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था उसमें कौन सा काल नहीं शामिल था। संवेदी प्रेरक स्थिति, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, चक्रीय चरण या औपचारिक प्रचालन। तो जो जीन पियाजे थे इनके जो काल में चक्रीय चरण का कोई स्थान नहीं था। सी ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा। और आप दोस्तों ने अभी तक भी चैनल को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो जरूर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा हो तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। यानी कि कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा हो तो मस्तिष्क में जो चलने वाली जो मानसिक गतिविधि होती है वो क्या होती है। अधिगम होता है, मानसिक कल्पना होती है, विचारण होता है, ये संकल्पना होती है। तो ये होता है विचारण। यानी कि हमारे दिमाग में क्या चलता है, विचारों का आचरण चलता रहता है। सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्रीड़ा में भाग लेना, ये भी स्वास्थ्य के लिए सही है। क्रॉस वर्ड पहेली पर काम करना, ये भी सही है। पठन करना, ये भी सही है। लेकिन आसीन जीवन शैली ये इसमें नहीं है। यानी कि संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा अगला, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। जीवन क्या करता है, अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है, डार्विन के द्वारा, शेपर, जर्सेट या स्पेंसर के द्वारा। तो ये जो कथन है ये डार्विन के द्वारा कहा गया है कि जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक के 3 प्रमुख आधार हैं, वो कौन से हैं बताने तीनों आधार। शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, सिद्धांत शिक्षण उद्देश्य, शिक्षा क्रियाविधि, शिक्षक महत्व, शिक्षक या वस्तुनिष्ठता। तो जो त्रिकोणीय जो ढांचा है उसमें एक तरफ होता है शिक्षक, दूसरी तरफ होता है छात्र, तीसरी तरफ होता है पाठ्यक्रम। तो ये वाला ऑप्शन जो ए वाला है इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा कि डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई, गणित समझने में कठिनाई, वर्तनी लेखन में कठिनाई या प्रतिस्पर्धा में कठिनाई। डिसलेक्सिया की बात करें तो ये डिसलेक्सिया होता है पठन संबंधी अक्षमता, और डिस कैलकुलिया होती है गणित समझने में कठिनाई, और डिस्ग्राफिया होती है वर्तनी लेखन में डिस्ग्राफिया। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डिसलेक्सिया की बात करें तो पठन में कठिनाई हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र कौन सा है जो क्रिस्टल ने दिया था। मेंटल एज इंटू 100 डिवाइड बाय सी है क्रोनोलॉजी एज। यस, क्रोनोलॉजी एज इंटू 100 डिवाइड बाय मेंटल एज। सी है क्रोनोलॉजी एज इंटू 100 डिवाइड बाय मेंटल एज। दोनों सेम है। मेंटल एज
इंटू 100 डिवाइड बाई बी ए तो होता ही नहीं है, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। पहले आता है मेंटल एज डिवाइड बाई सी ए इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा आत्मसात्करण। आत्मसात्करण है क्या? वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना, या इनमें से कोई नहीं। जो आत्मकरण है, आत्मसात्करण है, ये क्या होती है? वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए होती है, तो ये होता है आत्मसात्करण। ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? मानसिक मंदता के अंतर्गत हल्की मंदता, मध्यम मंदता, गंभीर मंदता या तीव्र मंदता। तो मानसिक मंदता के अंतर्गत कौन सी? तो मानसिक मंदता की बात है, तो इसके वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, वह है तीव्र मंदता वाला बालक। डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, तीव्र मंदता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है, उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। ये जो प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जो कहानी बनाने के लिए एक कहा जाता है, तो प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। कथानक, संप्रत्यक्षकरण, प्रेक्षण, भूमिका निर्वाह, रोडसाक, नाटकीय प्रस्तुति। तो जो व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है, तो ये होती है कथानक, संप्रत्यक्षण, प्रेक्षण, यानी कि TAT, इसको कहते हैं TAT के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है? कौन सी व्यक्तिगत विधि नहीं है? व्यक्तिगत इतिहास विधि, वस्तुसूची तकनीक, साक्षात्कार तकनीक, निर्धारण मापनी। व्यक्तिगत विधि नहीं है, ये बताना है। तो जो व्यक्तिगत विधि इसमें है निर्धारण मापनी, ये एक व्यक्तिगत विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, ने यानी कि वे कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। हॉवर्ड गार्डनर, फ्रायड, बिने, ट्रस्टर। बिने ने बुद्धि के सिद्धांत सूत्र की परिकल्पना की थी, और सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक का सिद्धांत दिया था, और हॉवर्ड गार्डनर थे जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। यानी कि इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, हॉवर्ड गार्डनर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार, RTE 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? प्रशंसा के, मान्यता के, नियम एवं शर्त के, या प्राधिकार के। तो यानी कि किस चीज के आधार पर मान्यता दी जाएगी, वह है बी, मान्यता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा अगला, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। यानी कि अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार और व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है अधिगम, विचारण, अनुभूति या प्रेरणा। तो अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार क्षमता में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इस चीज को हम अधिगम के रूप में जानते हैं। यदि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आते हैं तो ये क्या है? अधिगम है। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में कौन सा
जो पदे इसमें शामिल है, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या उपरोक्त सभी। देखिए, सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी होना है और पर्यावरणीय तत्व भी शामिल होते हैं। यानी कि ये तीनों ही तत्व होना आवश्यक होता है सीखने में। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, आइए इसको देखते हैं। वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है, यानी कि वो कौन सा निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है? सूक्ष्म प्रणाली में, मीसो सिस्टम में, एक्सो सिस्टम में या कालक्रम में? तो जो निकटतम वातावरण होता है वह सूक्ष्म प्रणाली के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रत्येक शिक्षण कौशल को विकास किया जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, आरटीई अधिनियम 2009, आरटीई अधिनियम 2009 में शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने के निर्देश दिए हैं? 40 घंटे, 45 घंटे, 42 या 48 घंटे? तो एक सप्ताह में एक शिक्षक को जो कार्य करने होते हैं वो 45 घंटे जरूरी है अनिवार्य रूप से। ये आरटीई अधिनियम के तहत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? यानी कि व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं। तंत्रिका तंत्र, वाहिनीहीन ग्रंथियां, देह संरचना, स्थितिजन्य संरचना। तो जैविक निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है? तो देखिए, तंत्रिका तंत्र एक शरीर के रूप में शरीर में रहता है, वाहिनी भी शरीर के अंदर रहती है, देह संरचना यानी कि शरीर की बनावट भी होती है, लेकिन स्थितिजन्य ये एक प्रकृति से संबंधित चीज। डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? नहीं है, यानी कि अनुवांशिकता का सामान्य नियम कौन सा नहीं है? प्रगति, रूपांतर, प्रतिगमन जैसे पैदा होता है, तो ये अनुवांशिकता का कौन सा नियम नहीं है? ये है प्रगति। रूपांतरण होता है अनुवांशिकता अगर है, प्रतिगमन भी होता है और जैसा पैदा होता है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन नहीं है, सामान्य नियम के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? जो आरटीई 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा क्या है? पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक, प्रथम श्रेणी से पहली कक्षा, 8वीं से 12वीं या माध्यमिक, ये दोनों तो है ही नहीं। प्रथम श्रेणी से पहली की शिक्षा ये भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा जो फर्स्ट है वही राइट है कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक की कक्षा प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, अनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? अनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा में है? कोशिका विज्ञान इसमें भी अनुवांशिकता से संबंधित होता है, जीनोमिक्स भी अनुवांशिकता से संबंधित है, और जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन ये भी अनुवांशिकता से संबंधित प्रयोग है। तो इसमें सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। यहाँ पे जो इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस क्वेश्चन में बोनस दिया था, मैंने इसमें ये बी वाला ऑप्शन चेंज करके नया डाला है, इसलिए ये उपयुक्त सभी माना जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो किसके अंतर्गत आता है? 2009, 2012, 2005 या 2010? तो जो आरटीई ही नियम है जो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देती है 6 से 14 वर्ष के बालकों को, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष, ये आरटीई एक्ट के तहत आता है जो 2009 में बनाया था और इसे 10 में लागू किया गया पूरा देश में, और जो 2005 है इस टाइम पे एनसीएफ आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में।
इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हैं, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें या लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। यानी कि जो शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त जो लोग होते हैं, विकलांग वगैरह, तो उनको निर्देशित करते समय किस चीज़ का ध्यान रखना है ये देखिए। तो इसमें उनका जो व्यावसायिक कौशल है वो कैसा है, इस चीज़ पे पूरा फोकस होना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा। तो 23वीं में बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना, पारितोषिक या दंड के माध्यम से सीखना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन। तो दंड और पारितोषिक ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में दिया है, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का है और शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में कौन सा कदम नहीं माना जाता है? एक समस्या की अवधारणा, संशोधन शोध निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्र करना, गतिशील दृष्टिकोण। यानी कि अगर वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में कौन सा कदम नहीं माना जाएगा? तो देखें पहला वाला, देखिए एक समस्या की अवधारणा बिल्कुल सही है, संशोधन शोध निष्कर्ष निकालना ये भी सही है, आधार सामग्री एकत्रित करना ये भी सही है, गतिशील दृष्टिकोण कदम कौन सा नहीं वैज्ञानिक अनुसंधान में? गतिशील दृष्टिकोण। डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, परीक्षण की का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। परीक्षण की कौन सी जो विशेषता होगी जो दो विभिन्न अवसरों पर भी एक ही परीक्षण प्राप्त करता होगा? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या इनमें से कोई नहीं। यानी कि यदि कोई भी परीक्षण विश्वसनीय है तो कितने ही संदर्भों में उसके परीक्षण करवा लीजिए, उसमें जो उसके अंक है वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, सीता एक हेड केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? आंतरिक, बाह्य, स्वार्थी या बाहरी? यानी कि सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है और वेतन कम, काम के घंटे लंबे, लेकिन वो बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है। यानी कि उसको बच्चे अच्छे लगते हैं। तो ये सीता की प्रेरणा कौन सी होगी? तो देखें इसमें क्या हो रहा है, सीता को आंतरिक प्रेरणा प्रदान हो रही है, उसको क्या प्रेम, बच्चों से क्या है प्रेम है, तो ये प्रेम क्या हो गया इसमें? आंतरिक प्रेरणा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। बहुत ही शानदार क्लास है, और वीडियो को अभी तक भी आपने लाइक एंड शेयर नहीं किया है अपने साथी ग्रुपों में तो ज़रूर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि यदि हमें प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करनी है तो किस चीज़ की प्राथमिकता होना चाहिए? माता पिता की राय का, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, शिक्षकों की राय या सामुदायिक दृष्टिकोण?
तो यदि हमें प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करनी है तो हमें क्या कराना होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की परिणाम पर ध्यान देना होगा। यानी कि बी ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा। तभी तो बड़े बड़े एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप ही करवाए जाते हैं, जिससे कि प्रतिभाशालियों की पहचान की जा सके। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व होते हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन से होते हैं? चेतन, अवचेतन, अचेतन। इसमें अवचेतन की जगह अगर दूसरा होता तो ये माना जाता है। इम, अहम, परमहम, आनंद के सिद्धांत, रक्षात्मक प्रतिक्रिया। तो जो प्राथमिक संरचना के जो तत्व होते हैं वो होते हैं इम, अहम और परमहम। या इम की जगह इदम है, इदम, इम यानी कि इदम, अहम, परम, अहम। बी वाला ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्राइड ने ये तीनों ही सृजनात्मक तत्व दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसको, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को होना चाहिए। समय स्थिति में, संतुलन में, बढ़ावा देना, प्रेरणा। यानी कि स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति भी कैसे होना चाहिए? स्थिर ही होना आवश्यक है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी है? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।